मध्य प्रदेश के छोटे से इंडियाई गांव कुचवाड़ा में चंद्रमोहन जैन, जिन्हें बाद में ओशो के नाम से जाना गया, का जन्म 11 दिसंबर 1931 को हुआ था। उन्हें उनके नाना नानी ने पाला था और उन्हें एक अनोखी आजादी मिली जिसने उनकी जिज्ञासा और रिबेलियनी भावना को पाला। बचपन से ही उन्होंने रीति रिवाजों पर सवाल उठाए, अंधविश्वास को चुनौती दी और परंपरा के बजाय सीधे एक्सपीरियंस से जवाब ढूंढे। अपने दादा की मृत्यु के बाद अपने माता पिता के पास रिटर्नने पर उन्हें समाज और शिक्षा की रिजिडता का सामिंडा करना पड़ा, जिसे उन्हें घुटन महसूस हुई। वह शिक्षकों से बहस करने, शास्त्रों पर सवाल उठाने और सत्य की खोज में ध्यान और उपवास के साथ प्रयोग करने के लिए जाने जाने लगे। ओशो के बिगिनिंगी साल जीवन के प्रति एक निडर, अपरंपरागत दृष्टिकोण से चिह्नित थे, जिसने उनकी बाद की शिक्षाओं की नींव रेस्ट। शुरू से ही यह स्पष्ट था, उन्हें सामान्य को चुनौती देने और अस्तित्व के रहस्यों को क्वेश्चनने के लिए नियत किया गया था। एक छात्र के रूप में ओशो के लगातार क्वेश्चनों ने उन्हें अपने प्रोफेसरों के लिए एक स्टैंड आउट और एक चुनौती दोनों बना दिया। उन्होंने फिलॉसफी शास्त्र, मिंडो विज्ञान और रहस्यवाद को पढ़ा, न कि प्रशंसा के लिए, बल्कि अपने दिमाग को तेज करने और पारंपरिक सोच से मुक्त होने के लिए। फिलॉसफी शास्त्र में ऑनर्स के साथ स्नातक होने के बाद वह जल्दी ही एक लोकप्रिय लेकिन वे प्रोमिसेस्पद व्याख्याता बन गए। छात्रों को अपने लिए सोचने के लिए प्रोत्साहित किया। उनकी शिक्षण शैली उत्तेजक थी, जिसमें हास्य और विरोधाभास का उपयोग करके पूर्व धारणाओं को शैटरडा गया था। कक्षा के बाहर उन्होंने गहन ध्यान और सार्वजनिक बहसों में भाग लिया, जिससे उन्हें आचार्य रजनीश के रूप में ख्याति मिली। ओशो की वास्तविक शिक्षा उनकी आंतरिक यात्रा थी, ज्ञानोदय की एक अथक खोज जिसने उनकी अनोखी आवाज को आकार दिया। इन वर्षों ने उन्हें एक दार्शनिक, वक्ता और मिस्टिसिज्म के रूप में ढाला, जो दुनिया को चुनौती देने के लिए तैयार थे। उनके बचपन की जिज्ञासा के बीज अब एक फोर्सशाली शक्ति में खिल रहे थे। 21 साल की उम्र में जबलपुर में एक मॉलश्री के पेड़ के नीचे ओशो ने एक अचानक जीवन बदल देने वाला ज्ञानोदय एक्सपीरियंस किया। स्वयं की भावना घुल गई, जिसकी जगह एक विशाल, जॉयमय शून्यता ने ले ली। एक अवेकेंडी जिसने उनके जीवन के काम को परिभाषित किया। उन्होंने पढ़ाना जारी रखा, लेकिन अब सीधे एक्सपीरियंस से बोलते थे, दूसरों को एक नई गहराई और करुणा से प्रेरित करते थे। ओशो ने ध्यान शिविर और सार्वजनिक प्रवचन आयोजित करना शुरू किया, जिससे उनके कट्टरपंथी संदेश के साथ अनुयायी आकर्षित हुए। उन्होंने सक्रिय ध्यान तकनीकें विकसित की, जैसे डायनेमिक मेडिटेशन, जो आधुनिक बेचैन मन के लिए तैयार की गई। इन विधियों ने आंदोलन, कैथारसिस और मौन को जोड़ा, जिससे ध्यान सभी के लिए सुलभ हो गया। ओशो की यात्रा एकाकी मिस्टिसिज्म से सार्वजनिक आध्यात्मिक गुरु में बदल गई, दूसरों को आंतरिक स्वतंत्रता की ओर पाथदर्शन किया। वह अब साधकों के लिए एक बीकन थे, चेतना का एक नया मार्ग प्रदान कर रहे थे। ओशो की शिक्षाएं हमें पूरी तरह से जागरूकता और सेलिब्रेशन के साथ जीने के लिए आमंत्रित करती हैं, कठोर सिद्धांतों और उधार लिए गए विश्वासों को अस्वीकार करती हैं। उन्होंने एक नए आदमी, जोरबा द बुढ़ा की कल्पना की, जो सांसारिक आनंद और मेडिटेशनात्मक मौन दोनों को अपनाता है। ध्यान आधुनिक युग के लिए फिर से परिभाषित किया गया, सेंट्रल था। उनकी सक्रिय तकनीकों ने दबी हुई सेंसों को जारी किया, सच्ची जागरूकता के लिए रास्ता साफ किया। ओशो ने संगठित धर्म की कड़ी आलोचना की, अनुयायियों से सभी लेबल्स को लेफ्टने और सत्य की व्यक्तिगत खोज पर लगने का फायर रह किया। उन्होंने विद्रोह का समर्थन किया, अपने लिए नहीं, बल्कि सामाजिक कंडीशनिंग से इंडिविजुअलिटी को वापस पाने के लिए। प्रेम, ध्यान और हंसी उनके 3 खजाने थे, प्रत्येक एक पूर्ण जीवन के लिए आवश्यक था। उनके शब्द डॉगमा नहीं थे, बल्कि प्रयोग थे, जागृत होने और जोश के साथ जीने का एक इन्विटेशन। ओशो का दर्शन स्वतंत्रता, प्रामाणिकता और जॉयस जीवन जीने का एक आह्वान था। 1974 में ओशो ने पुणे में अपना आश्रम स्थापित किया, एक जीवंत, एक्सपेरिमेंटल समुदाय बनाया, जिसने दुनिया भर से साधकों को आकर्षित किया। आश्रम में सक्रिय ध्यान, चिकित्सा समूह और रचनात्मक अभिव्यक्ति का मिश्रण था। बाधाओं को शैटरडना और आत्म खोज को एस्केलेटेड हवा देना। ओशो ने संन्यास को फिर से परिभाषित किया,
दुनिया का त्याग नहीं बल्कि अहंकार का रिनंसिएशन शिष्यों को पूरी तरह और सचेत रूप से जीने के लिए प्रोत्साहित किया। सन्यासी सूर्योदय के रंग के कपड़े और माला पहनते थे, जो जागरूकता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के प्रतीक थे। आश्रम एक आत्मनिर्भर रचनात्मक केंद्र बन गया, जिसके केंद्र में ओशो के दैनिक प्रवचन थे। यौनता और सेंसात्मक अभिव्यक्ति के प्रति उसके खुले रवैये ने कंजर्वेटिव समाज को चौंका दिया, जिससे फैसिनेशन और विवाद दोनों को एस्केलेट दावा मिला। पुणे आश्रम एक आध्यात्मिक क्रांति थी, गतिशील, चैलेंजपूर्ण और ट्रांसफॉर्मेटिव। इसने ओशो के वैश्विक इंपैक्ट और उनके आंदोलन के अगले नाटकीय अध्याय के लिए मंच तैयार किया। 1980 के दशक की शुरुआत तक ओशो का आंदोलन पुणे से बड़ा हो गया था, जिससे ओरेगन यूएसए में एक साहसिक कदम उठाने को प्रेरित किया गया, जहां उनके अनुयायियों ने राजनीशपुरम क्रिएटेड रेगिस्तान में एक यूटोपियन सिटी। हजारों लोगों ने बंजर भूमि को एक थ्राइविंग कम्यून में बदल दिया, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर और अपनी सरकार थी। ओशो ज्यादातर साइलेंट रहे, जबकि मां आनंदशीला ने कम्यून को एक विप्रोमिसिस्पद कॉन्फ्रंटेशनल शैली के साथ प्रबंधित किया। स्थानीय निवासियों और मोरियारियों के साथ टेंशन बढ़ गया, जो सांस्कृतिक क्लैश और कम्यून के तेजी से विकास से फ्यूल्ड थे। एक सामंजस्यपूर्ण यूटोपिया का सपना संदेह, कानूनी लड़ाइयों और आंतरिक कलह के बीच बिखरने लगा। रजनीशपुरम एक वैश्विक स्पेक्टिकल बन गया, संघर्ष के कगार पर एक ऑडेशियस एक्सपेरिमेंट्स। आधुनिक इतिहास में सबसे नाटकीय आध्यात्मिक सागास में से एक के लिए मंच तैयार था। रजनीशपुरम का वादा आपराधिक कृत्यों और पैरानोया के तहत ढह गया। सबसे कुख्यात 1984 का द डैलस में बायो टेरर अटैक। सत्ता संघर्ष और भय ने कम्यून को जकड़ लिया, जिसमें शीला के इनर सर्कल पर वायर टैपिंग, फ्रॉड और यहां तक कि हत्या के प्रयास का अक्यूज्ड लगाया गया था। ओशो ने अपनी चुप्पी शैटरिडी, शीला की निंदा की और मोरियारियों को जांच करने के लिए आमंत्रित किया। रेवलेशंस ने दुनिया को चौंका दिया, कम्यून के डार्क अंडरबेली को उजागर किया और उसके यूटोपियन इमेज को तोड़ दिया। ओशो को इमिग्रेशन फ्रॉड के लिए गिरफ्तार किया गया और निर्वासित कर दिया गया, जबकि रजनीशपुरम जल्दी से डिसइंटीग्रेट हो गया। महान प्रयोग स्कैंडल में समाप्त हुआ, जिससे हार्ट ब्रेक और कंट्रोवर्सी की विरासत पीछे छूट गई। पतन एक टर्निंग पॉइंट था, जिसने ओशो और उनके अनुयायियों को उनके विजन के परिणामों का सामिंडा करने के लिए मजबूर किया। सपना खत्म हो गया था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। निर्वासन के बाद ओशो दुनिया भर में भटकते रहे। 20 से अधिक देशों द्वारा अस्वीकृत किए जाने के बाद भारत लौट आए और पुणे में अपने समुदाय का पुनर्निर्माण किया। भगवान श्री रजनीश का नाम लेफ्ट कर वह बस ओशो बन गए। एक अधिक रहस्यमय, कम कॉन्फ्रंटेशनल संदेश पर ध्यान सेंटरित किया। गिरते स्वास्थ्य के बावजूद उन्होंने यूएस हिरासत में पॉइजनिंग का दावा किया। उन्होंने 1990 में अपनी मृत्यु तक गहन प्रवचन देना जारी रखा। उनकी एंडिम शिक्षाएं स्पष्टता और अर्जेंसी से चिह्नित थीं, जैसे कि उन्हें पता था कि उनका समय कम था। ओशो की राख पुणे में रखी है, एक एपिटाफ के नीचे, नेवर बॉर्न, नेवर डाइड, ओनली विजिटेड दिस प्लैनेट अर्थ। उनकी मृत्यु ने एक युग का अंत किया, लेकिन उनकी विरासत के लिए एक नया चरण शुरू किया। उन्होंने जो समुदाय बनाया वह कायम रहा, स्कैंडल से परे विकसित होकर ध्यान और व्यक्तिगत विकास के लिए एक वैश्विक केंद्र बन गया। ओशो की यात्रा आग और कंट्रोवर्सी से चिह्नित आध्यात्मिक इतिहास पर एक इंडेलिबल मार्क छोड़ गई। अपनी मृत्यु के डिकेडों बाद भी ओशो का इंपैक्ट वैश्विक बना हुआ है। उनकी किताबें 60 से अधिक भाषाओं में अनुवादित साधकों को प्रेरित करती रहती हैं। पुणे कम्यून, जिसे अब ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिसोर्ट कहा जाता है, हजारों लोगों को आकर्षित करता है, जबकि उनकी तकनीकों का दुनिया भर में अभ्यास किया जाता है। इंटरनेट ने उनकी पहुंच को एस्केलेटेड आया है, जिससे नई पीढ़ियों को उनके प्रोवोकेटिव, लिबरेटिंग संदेश को क्वेश्चनने का मौका मिला है। ओशो की विरासत कॉम्प्लेक्स है। कुछ के लिए एक कल्ट लीडर, दूसरों के लिए एक आध्यात्मिक जीनियस जिसने एनलाइटमेंट को डिमिस्टिफाई किया। उन्होंने लोगों को अपने एक्सपीरियंस पर एक्रोसोसा करने, अथॉरिटी पर सवाल उठाने और खुशी और जागरूकता के साथ जीवन को अपनाने का फायर रह किया। चाहे संत हो या पापी,
आधुनिक स्पिरिचुअलता पर ओशो का इम्पैक्ट अनडिनायबल है। उनकी आवाज अभी भी गूंजती है, चैलेंजपूर्ण, उत्तेजक और उन सभी को प्रेरित करती है जो सुनने की हिम्मत करते हैं।